गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्वांटम संख्याओं के बारे में। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि परमाणु की संरचना कैसी होती है या किन किन मूलभूत कणों से बना हुआ है। तो वहाँ पे हमने ये जाना कि जो परमाणु होता है मुख्य रूप से तीन मूलभूत कणों से बना होता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। उसमें से जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो नाभिक में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है विभिन्न वृत्ति कक्षाओं में चक्कर लगाता है। तो विभिन्न जो वृत्ति कक्षाएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की जो स्थिति होगी, जो संभावित जो स्थिति होगी कि उनका आकार कैसा होगा, उनकी आकृति कैसी होगी, उनका स्पिन कैसा होगा, तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं क्वांटम संख्या। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी परिभाषा की क्वांटम संख्या होती कैसी है। आइए देख लेते हैं क्वांटम संख्या की परिभाषा। किसी कक्षक एवं उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने अर्थात उसके आकार, आकृति, अभिविन्यास एवं चक्रण की दिशा को व्यक्त करने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं उन्हें हम कहते हैं क्वांटम संख्या। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए कि किसी कक्षक एवं उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से व्यक्त करने अर्थात उसके आकार, आकृति, अभिविन्यास और चक्रण की दिशा को व्यक्त करने के लिए, बताने के लिए हम जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं उनको हम बोलते हैं क्वांटम संख्याएं। तो ये जो क्वांटम संख्याएं होती है मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। तो इनको हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको दिया था बोर में और इसको हम दर्शाते हैं स्मॉल l से। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1, 2, 3, 4, इस तरह से कोई भी पूर्णांक हो सकता है। 0 नहीं होगा, 0 को छोड़ करके कोई भी पूर्णांक हो सकता है। या फिर इसको मॉडर्न साइंस में हम n का जो वैल्यू होता है उसको हम k, l, m, n इस तरह से लेते हैं। ठीक है, ये जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है ये बताता है मुख्य ऊर्जा स्तर को, कोश के आकार को और नाभिक से उसकी दूरी। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से इन तीन चीजों को ये क्वांटम संख्या जो है वो बताता है। अब ये कैसे होता है इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए परमाणु की संरचना है, ये उसका नाभिक हो गया जहां पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये हम पहले भी परमाणु की संरचना में देख चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर जिन वृत्ति कक्षाओं में ये घूमता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मुख्य ऊर्जा स्तर या कोश। ठीक, तो जो मुख्य क्वांटम संख्या है इसी को दिखाता है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वह किस कोश में या किस मुख्य ऊर्जा स्तर में होगा। तो जैसे इनकी जो वैल्यू होती है इनको हम बोलते हैं, इनको हम दर्शाते हैं n से। ये इस तरह से n से दर्शाते हैं और इनका जो वैल्यू होता है नाभिक से दूरी के आधार पर होता है। जैसे मान लीजिए ये नाभिक से पहले नंबर पर है तो यहाँ पे n का वैल्यू हो जाएगा 1, ये दूसरे नंबर पे है तो ये 2, ये तीसरे नंबर पे तो ये 3 और ये चौथे नंबर पे है तो 4, इसी तरह से 5, 6 ऐसा के इनका जो वैल्यू है इस तरह से आता है। ठीक है, या फिर जैसे अभी हमने पढ़ा कि मॉडर्न साइंस में हम क्या करते हैं, इसको k, l, m, n करके भी दर्शाते हैं। तो इसको आप इस तरह से ले सकते हैं, ये आपका k, l, m और n, इस तरह से भी हम इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, तो इनको हमने ये जो वृत्ति कक्षाएं उनको क्या बोला गया था? मुख्य ऊर्जा स्तर। अपने परमाणु मॉडल में बोर ने बताया था कि ये जो वृत्ताकार कक्षाएं हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन घूमता है उसको उन्होंने क्या बोला था? मुख्य ऊर्जा स्तर। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है साथ ही कि कोश के आकार को, जैसे मान लीजिए किसी कोश के लिए या किसी परमाणु के लिए या किसी इलेक्ट्रॉन के लिए मान लीजिए n का मान 1 है, मतलब क्या होगा कि उसके कोश का आकार क्या हो जाएगा? छोटा होगा। और मान लीजिए किसी के लिए n का वैल्यू मान लीजिए 4 है तो उसके जो कोश का आकार होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। उसी तरह से नाभिक से उनकी दूरी भी, मतलब जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा वैसे वैसे नाभिक से उनकी दूरी भी बढ़ते जाती है। तो ये जो है हमको क्वांटम नंबर के आधार से पता चल जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम या जिसको हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको दिया था सोमरफेल्ड ने और इसको हम दर्शाते हैं स्मॉल l से। ये बताता है उपकोश की आकृति और उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके कोणीय संवेग को भी ये व्यक्त करता है।
इसका मान होता है L बराबर होगा n-1। मतलब कह सकते हैं कि n का जो भी मान होगा उसमें यदि हम एक कम करें तो L का मान जो है वो निकल आता है। ठीक है, जैसे इसको हम यहाँ से समझ लेते हैं। यदि मान लीजिए n का मान 1 है तो L का मान इस फार्मूले से क्या हो जाएगा, L बराबर हो जाएगा 0। उसी तरह से यदि n का मान 2 है तो L का मान क्या होगा 0 और 1, और L का मान 3 है, n का मान 3 है तो L का मान हो जाएगा 0 1 2, और उसी तरह से n का मान यदि 4 होगा तो L का मान हो जाएगा 0 1 2 3। ठीक है, 4 संभावित मान इसके यहाँ पे लिखे हुए। अब यहाँ पे 2 मान या 3 मान या 4 अलग अलग मान क्यों दिया गया है उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। तो जब ये जो मुख्य ऊर्जा स्तर है, ये जो कोश है, यहाँ पे जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, तो जब इन इलेक्ट्रॉनों का स्पेक्ट्रोस्कोपी से अध्ययन किया जाता है, जब उनका स्पेक्ट्रम निकाला जाता है, तो ये देखा गया है कि ये सिंगल लाइन ना मिल करके और कई छोटी छोटी लाइनों में बटा होता है। ठीक है, सिंगल लाइन ना मिल करके और छोटी छोटी लाइनों में बटा होता है। उससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि हो सकता है कि वहां पे जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उनका जो ऊर्जा स्तर है वो अलग अलग होगा। यही वजह है कि उसमें अलग अलग लाइनें प्राप्त हो रही है। ठीक है, तब ये माना गया कि ये जो ऊर्जा स्तर है, जो मुख्य ऊर्जा स्तर है, वो कई छोटे छोटे उप ऊर्जा स्तरों में बटा होगा, या जिसे हम बोलते हैं उप कोशों में बटा होगा। ठीक है, अब उसको हम समझते हैं कि वो उप कोश कैसे हो सकते हैं। तो जो N1 है, मतलब जो हमारा पहला कोश है, पहला कोश में होता है एक उप कोश, ये 1s जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, 1 क्या है, 1 उसका मुख्य क्वांटम संख्या है, तो s। उसी तरह से जो दूसरा कोश होगा उसमें होगा 2s और 2p। इसी तरह से तीसरे में हो जाता है 3s 3p और 3d, और चौथे में हो जाएगा 4s 4p 4d और 4f, इस तरह से। ठीक है, तो ये इस तरह से अलग अलग उप कोशों में या उप ऊर्जा स्तरों में बटा रहता है। और यही वजह है कि इसके लिए अलग अलग मान, जो यहाँ पे आप कई सारे मान देख रहे हैं ना, उन्हीं का है। जैसे मान लीजिए कि L का मान 1 होगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे होगा, पहले ऊर्जा स्तर में। पहले ऊर्जा स्तर में होगा तो पहले ऊर्जा स्तर में केवल एक ही कोश है। ठीक है, पहले ऊर्जा स्तर में एक ही कोश है, इसीलिए यहाँ पे एक ही मान निकला है, और वो क्या होगा 0। उसी तरह से यदि मान लो n का मान दूसरा है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा हमारा, इलेक्ट्रॉन होगा हमारा इस दूसरे कोश में। अब दूसरा जो कोश होता है वो 2 उप कोशों में बटा हुआ है, 2s और 2p में। ठीक है, तो अब इसीलिए यहाँ पे चूंकि 2 उप कोश है, इसीलिए यहाँ पे L के 2 मान दिए गए हैं, 0 और 1। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इस s में भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन जो है इस p में भी हो सकता है, तो इसीलिए दोनों मान दिया गया है। ठीक है, यदि s में होगा तो s के लिए 0, क्योंकि s का पहले से निकल चुका है, तो s में होगा तो s के लिए 0। यदि p में हुआ तो p के लिए उसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो जो कि दोनों की संभावना है, इसलिए दोनों मान यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरह से जैसे L3 होगा, मान लीजिए L3 है, सॉरी N3 है। ठीक है, N3 यदि होगा तो N3 होगा मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, इस ऊर्जा स्तर में घूम रहा है। अब ये जो ऊर्जा स्तर है 3 उप कोशों में या 3 उप ऊर्जा स्तरों में बटा हुआ है। कौन कौन सा, 3s 3p 3d। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इसके L का 3 मान, कि इलेक्ट्रॉन या तो 3s में होगा या 3p में होगा या फिर 3d, तीनों में से कहीं पे हो सकता है। इसीलिए इसके यदि s में हुआ तो 0, p में हुआ तो 1 और d में हुआ तो उसका 2। ठीक, तो तीनों की संभावना, इसलिए तीनों का मान यहाँ पे दिया गया है। उसी तरह से सेम यही है कि n का मान यदि 4 होगा तो 4 होगा तो L का मान कितना होगा, L के 4 मान दिए हुए हैं। क्यों दिए हुए हैं, क्योंकि जो चौथा हमारा कोश होता है वो 4 सब सेल में या 4 उप कोशों में बटा होता है, 4s 4p 4d और 4f। ठीक, तो सभी के लिए एक एक मान यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ पे हम देखें कि यदि पर्टिकुलर किसी एक कक्षक के लिए, किसी एक सब सेल के लिए L का वैल्यू हम देखें, तो यहाँ पे देखेंगे जो L का मान होगा, L का मान हम किसी एक सब सेल के लिए या किसी एक कक्षक के लिए हम देखें तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि 0 कब आता है, 0 कब आता है जब L का मान 1 हो, और L का मान 1 हो मतलब कौन सा कक्षक हो जाएगा, S। ठीक, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यदि L का मान 0 है मतलब कौन सा होगा, S कक्षक। ठीक है, या S सबसे। और यदि
1 है, L का मान 1 है, तब कौन सा होगा? तो L का मान 1 होगा तो वो कौन सा होगा? 0 तो S के लिए है, तो L किसके लिए, 1 किसके लिए है? P के लिए। मतलब ये P के लिए क्या मान हो जाएगा? 1 होगा तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा? P कक्षा में। ठीक है, इसी तरह से यदि 2 है या 3 है तो 2 किसके लिए हम यूज करते हैं? तो 2 हम यूज करते हैं इस D कक्षक के लिए। ठीक है, तो 2 मान होगा तो ये होगा D कक्षक, और यदि 3 होगा तो ये हो जाएगा F कक्षक। ठीक, तो L के लिए यदि पर्टिकुलर एक सबसेल की बात करें तो इस तरह से उनका मान होगा। और जो S होता है हमारा, S की संरचना कैसी होती है? S की आकृति कैसी होती है? तो S जो होता है वो गोलाकार होगा, गोल होगा। P जो होता है कैसा होगा? डंबल होगा, डमरू जैसा। D जो होता है वो होता है डबल डंबल, डबल डमरू। और जो F होता है वो होता है जटिल। ठीक, तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि ये क्या बताता है? द्विगलसी क्वांटम संख्या क्या बताता है? उपकोश की आकृति। ठीक, मतलब यदि हमको द्विगलसी क्वांटम संख्या पता है तो उससे हम क्या निकाल सकेंगे कि उसकी आकृति कैसी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं कि n का मान 2 है। ठीक, n का मान 2 है तो L का मान क्या होगा? तो L का मान क्या हो जाएगा? 0 और 1, मतलब दोनों में से किसी एक सब सेल में इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, अब हमको ये पता चलता है कि ये दोनों में से किसी एक में हो सकता है। चलिए मान लेते हैं कि वो P में है। ठीक है, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है P में है, तो P है मतलब उसका वैल्यू क्या आएगा? 1। अब 1 है मतलब P सबसेल, और P सबसेल है मतलब कैसा होगा? डंबल, डमरू जैसा। तो यहाँ पे जो सबसेल होगा उसकी आकृति कैसी होगी? डमरू के जैसी। ठीक, वो डमरू के जैसा, उसमें लोब्स बने हैं, डमरू के जैसा उसमें इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बना है, उसी में कहीं पर इलेक्ट्रॉन जो है वो उपस्थित होगा। वो उसके पाए जाने की संभावना उसी जगह सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये होता है आपका द्विगलसी क्वांटम संख्या। इसके बाद हम देखते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चुंबकीय क्वांटम संख्या या जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको दिया था लिंडे ने, और इसको हम दर्शाते हैं स्मॉल m से। ये बताता है उपकोश के अभिविन्यास को, या जिसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कक्षक। ठीक है, तो ये बताता है कक्षक को कहें या फिर हम कहें उपकोश के अभिविन्यास को, कि जो कक्षक है या उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो किस एक्सिस में किस तरह से घूम रहा है, किस तरह से वो रोटेट हो रहा है, उसको बताता है मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। साथ ही ये बताता है कक्षक की संख्या, कि हम जो m का मान होता है, m के मान से हम ये पता लगा सकते हैं कि उस कक्षक में या उस ऊर्जा स्तर में कितने कक्षक हैं। ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है। तो ये संख्या भी हम चुंबकीय क्वांटम संख्या के माध्यम से पता लगा सकते हैं। और m का जो वैल्यू होता है, m का वैल्यू होता है -L से +L तक। ठीक है, इसको समझते हैं। जैसे L का मान यदि 0 हो तो m का मान भी 0 होगा, और L का मान यदि 1 हो तो m का जो मान होता है -1 0 +1। ठीक, जैसे यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है ना कि -L से +L तक लेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा? -1 0 और +1। साथ ही से हमको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे 3 मान दिख रहे हैं। आपको 3 मान दिख रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे जो उपकोश होगा उसमें कक्षकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। ठीक, इसीलिए यहाँ पे 3 मान दिख रहा है। उसी तरह से यदि L का मान 2 हो तो L का मान सेम वही पैटर्न है, -2 -1 0 +1 +2। टोटल कितने मान हो रहे हैं? 5 मान हो रहे हैं। मतलब कि यदि L का मान 2 है तो उस उपकोश में कितने कक्षक हो सकते हैं? उस उपकोश में होंगे 5 कक्षक, जिसके लिए 5 मान दिया हुआ है। इसी तरह से यदि L का मान 3 हो तो M का मान क्या हो जाएगा? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। मतलब कुल यहाँ पे 7 मान होंगे। तो इसका मतलब ये है कि यदि L का मान 3 है, मतलब कि वहां पे जो उपकोश होगा उसमें अधिकतम कितने कक्षक होंगे? 7। तो वो 7 कक्षकों के लिए यहाँ पे 7 मान दिया हुआ है। और जिस कक्षक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा, हम 7 मान को नहीं लिखेंगे, जिस कक्षक में उपस्थित होगा केवल उसी का मान यहाँ पे m का मान जो है वो होगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम डायग्राम में भी इसको समझ ले कि मान लेते हैं कि L का मान 1 है। ठीक है, L का मान 1 है। अब L का मान 1 कब होगा? जब n का मान 2 होगा तब L का मान 1 होगा। अब L का मान 2 मतलब कौन सा कोष? ये दूसरा कोष, ये दूसरा कोष होगा। ठीक है,
अब दूसरा कोश होगा, अब L का मान 1 है तो L का मान 1 है मतलब कौन सा कक्षक, तो देखिए n का मान 2 है मतलब ये दूसरा कोश ये, और L का मान 1 है मतलब अब इसमें दो सब सेल है 2s और 2p, दोनों में इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, तो उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए आप L का मान देखो, L का मान क्या है 1, और जब L का मान 1 होता है मतलब कौन सा कक्षक, p कक्षक, मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, इस 2p में होगा। ठीक है, अब यदि हम इस 2p को देखें तो ये जो 2p होता है वो तीन कक्षकों से मिलकर बनता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देख लें, ये हो जाएगा px, py और pz, इस तरह से। जब आप कक्ष और कक्षक पढ़े होंगे तब आपने पढ़ा है कि जो p सबसेल होता है वो तीन कक्षकों से मिलकर बनता है, px, py, pz। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन इन तीनों में से कहीं हो सकता है, अब इलेक्ट्रॉन इन तीनों में से कहीं हो सकता है, तो इन्हीं तीन के लिए देखो यहाँ पर ये तीन मान जो है वो उन्हीं तीनों के लिए दिया गया है। तो अब इनका मान क्या होगा, तो इसके लिए होता है -1, इसके लिए होता है 0 और इसके लिए होता है +1। ठीक है, अब मान लीजिए कि देखिए अब इलेक्ट्रॉन जहां पे होगा वही क्या होगा, ये तीनों में से जो एक मान हमको लेना है, ये तीनों संभावित मान है। ठीक है, संभावित है, तीनों में से कहीं हो सकता है, लेकिन तीनों में से एग्जैक्ट कहां होगा, या हम ये कह सकते हैं कि तीनों में से सबसे ज्यादा संभावना कहां पे है, तो जो सबसे ज्यादा संभावित होगा वही m का मान होगा। मान लीजिए कि हम ये करते हैं कि इलेक्ट्रॉन px में घूम रहा है तो उसका मान क्या हो जाएगा, -1। ठीक, यदि या इसी को हम उल्टा कर ले कि यदि m का मान -1 है, m का जो मान है ये सबको हम हटा दिए, मान लीजिए m का मान कितना आया, -1 आया, मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इन दोनों में नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहां पे है, px में है। ठीक, तो ये होता है आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या, कि इससे हम संभावना पता लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा संभावना कहाँ है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की वो। ठीक है, किस कक्षक में, उपकोष के किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संभावना सबसे ज्यादा है वो पता चलता है आपके चुंबकीय क्वांटम संख्या से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं चक्रण क्वांटम संख्या, या जिसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर्स। इसको दिया था गार्ड-स्मिट एवं उल्हनबेक, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, दोनों ने मिल करके इसको दिया। ये है गार्ड-स्मिट और उल्हनबेक, इन दोनों ने चक्रण क्वांटम संख्या को दिया था। इसको हम दर्शाते हैं स्मॉल s, छोटा s। ठीक है, इससे डिनोट करेंगे, और ये बताता है इलेक्ट्रॉन की घूमने की दिशा। ठीक है, क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की घूमने की दिशा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉली का अपवर्जन सिद्धांत, तो पॉली का अपवर्जन सिद्धांत में पॉली ने ये बताया कि कोई भी जो कक्षक है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी, और दोनों का चक्रण कैसा होगा, तो दोनों का जो स्पिन होगा वो विपरीत होगा, उल्टा होगा। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो उस हिसाब से कि जो इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षक में घूम रहे हैं वो दो तरीके से घूम सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज घूमेंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब या तो घड़ी की दिशा में घूमेंगे या तो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेंगे। ठीक है, अब क्लॉकवाइज कैसे होगा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस तरह से ऊपर की ओर है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, हुड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों को शो करते हैं। तो यदि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस तरह से है, पॉइंट ऊपर की ओर है, तो वो कहलाएगा क्लॉकवाइज, और उस कंडीशन में उसका जो वैल्यू होगा वो होगा +1/2 या (1/2). ठीक, उसी तरह से यदि इलेक्ट्रॉन इस तरह से है तो ये कहलाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी का उल्टा घूम रहा है वो, और उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो उसका वैल्यू होगा -1/2 या (1/2), इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे स्पिन क्वांटम के केवल दो ही मान होते हैं, एक +1/2 और दूसरा -1/2। तो ये हो गया चारों क्वांटम संख्याएं, और ये चारों क्वांटम संख्याएं जो है की मदद से हम किसी भी कक्षक या इलेक्ट्रॉन की वास्तविक स्थिति को पता लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं जिसके माध्यम से हम और समझेंगे कि क्वांटम संख्या जो होती है हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस उदाहरण से हम समझते हैं कि क्वांटम संख्याएं कैसे हम निकालते हैं या उनकी स्थिति का हम कैसे पता लगाते हैं। ठीक है, चलिए हमने क्वेश्चन लिया है, क्या है, ऑक्सीजन के पहले, चौथे, छठवें और अंतिम इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या निकालिए या क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन। ठीक, अब इसको निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ऑक्सीजन का होता है O, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, 8। ठीक है,
अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p4 इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल जाएगा। इसको कौन सी पद्धति बोलते हैं? अबव का सूत्र, है ना। और अब हम इसको क्या करें, इसको हम हुंड के अनुसार भी निकाल लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपने पढ़ा होगा, तो हुंड के अनुसार इसको निकालेंगे तो क्या होगा, जैसे S है तो S के लिए केवल एक ही कक्षक होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से नीचे की ओर होगा। ये भी S है तो S में एक कक्षक होंगे, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। P है तो P में 3 कक्षक, ये 3 कक्षक होंगे, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन इसमें। अब ये कैसे भराएंगे, इसी को थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, है ना। यहीं पे थोड़ा सा गड़बड़ होता है, यदि यहाँ पे आप मिस्टेक करेंगे तो क्वांटम संख्या जो है वो गलत निकलेगा। ठीक है, तो अब देखिए 2 चीजें आपको देखना है कि हुंड क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे। सबसे पहले एक एक करके भरता है, उसके बाद बच जाएगा तब उसमें जोड़ा बनता है। ठीक है, ये हुंड का नियम है, आप पढ़े होंगे, है ना। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो कैसे भरेंगे, 2 इसमें नहीं भराएगा। ठीक है, 2 इसमें भर दिए या 2 इसमें भर दिया, ऐसा नहीं होगा। पहले कैसा होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो एक बच जाएगा वो फिर से यहाँ आएगा। ठीक है, यदि 5 होता तो फिर 5वां यहाँ पे आता, फिर और होता तो यहाँ पे आता, और उससे भी ज्यादा होते तो फिर वो आगे कक्षक पे जाते, है ना। ये होता है हुंड का नियम। तो अब इसी के जैसे जिस क्रम में हम भरेंगे उसी क्रम के अनुसार उनको हम नंबरिंग करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए कि सबसे पहले हमको ये पहचानना है कि चौथा इलेक्ट्रॉन कौन है, छठवां इलेक्ट्रॉन कौन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन है, इसको पहले हमको पहचानना आना चाहिए। ठीक, यदि आप इलेक्ट्रॉनों के नंबर्स को, उनके सीक्वेंस को नहीं पहचान पाएंगे तो आप क्वांटम संख्या 100% गलत ही बनाएंगे। ठीक, इसको ध्यान में रखिए कि जैसे मान लीजिए अब इसमें तो 2 है तो इसमें तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी 2 है, इसमें भी कोई परेशानी नहीं, है ना। तो अब तो देखिए, अब ये होगा पहला इलेक्ट्रॉन, ये जो नीचे की तरफ है वो दूसरा, ये तीसरा होगा, फिर ये चौथा होगा। अब 4 इलेक्ट्रॉन इधर भर गया, है ना। अब बाकी 4 भरे हैं वो इधर भरा है, और उनका क्रम भी आप देखते जाइए। तो अब कैसे भरना है हमको कि एक एक पहले भराएगा, उसके बाद उसमें रिपीट होगा या जोड़ा बनेगा। तो ये होगा 5वां इलेक्ट्रॉन, ये होगा 6वां इलेक्ट्रॉन, और ये होगा आपका 7वां इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन था, कैसे भराएगा, एक एक पहले, उसके बाद जोड़ी बनेगा, उसके बाद रिपीट होगा। तो ये कौन से नंबर का इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इधर है, ये होगा 5वें नंबर का इलेक्ट्रॉन, ये होगा 6वें नंबर का इलेक्ट्रॉन। अब ये 6वें नंबर का, इसका हमको निकालना है। ठीक है, ये 7वां इलेक्ट्रॉन, और 8वां इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 8वां इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 8वां होगा वही हमारा क्या होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि इसमें टोटल 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन। तो हमको किसका किसका निकालना है, ये हमारा 6वां इलेक्ट्रॉन है, इनको चलो थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। ये 6वां इलेक्ट्रॉन, इसका निकालेंगे, ये अंतिम इलेक्ट्रॉन। और किसका निकालना, पहले का, तो ये तो पहला इलेक्ट्रॉन, ये, और ये होगा आपका दूसरा, ये तीसरा, और ये होगा आपका चौथा इलेक्ट्रॉन। जी ठीक, तो इन चारों इलेक्ट्रॉन का हम क्वांटम संख्या निकालेंगे। चलिए एक एक करके निकालते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का, पहला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को यहाँ लेंगे, तो इसका N, L, M और S बना। ठीक है, अब देखिए पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, पहला इलेक्ट्रॉन है 1s में। ठीक है, 1s में है, 1s अब कहाँ पे होगा, देखो 1s कहाँ होता है, यहाँ होता है 1s। 1s मतलब n का मान 1। ठीक, ऐसे भी आप जान सकते हो, या फिर दूसरा तरीका ये है, देखिए s के सामने कौन सी संख्या लिखी हुई है, तो किसी भी कक्षक के सामने जो संख्या लिखी होती है वही होता है उसका n का मान, है ना। जैसे s के सामने 1 लिखा है तो n का मान क्या हो जाएगा, 1। ठीक, और यदि ऐसा नहीं है तो आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि 1s कहाँ पे स्थित है, तो 1s जो है पहले कोश में स्थित है, और उसका मान क्या है, n बराबर 1। ठीक है, दोनों तरीके से, है ना। तो n का मान आ गया 1। अब n का मान 1 आता है तो l का मान, हमने जो पढ़ा था क्वांटम संख्या तो वहां पे वैल्यू निकाले थे, तो n का मान 1 होता है तो l का मान क्या होगा, 0 होगा। अब l 0 होता है तो m भी 0 होता है। ठीक,
क्यों? क्योंकि m का मान इस पर डिपेंड करता है, इसका मान इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इस तरह से। तो जो है अब देखते हैं s का मान क्या होगा। तो s का मान देखो, इलेक्ट्रॉन कहाँ है हमारा, इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर है इस तरह से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर है और जब ऊपर की ओर होता है तब s का वैल्यू क्या होता है, तो s का मान हो जाता है +1/। ठीक है, तो ये होगा जो हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, जो पहला इलेक्ट्रॉन है, उसकी चारों क्वांटम संख्या है। ठीक, इसी तरह से हम दूसरे का हम इसका निकालना है चौथे का, मतलब फोर्थ इलेक्ट्रॉन, चौथे इलेक्ट्रॉन का, फोर्थ इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे। तो ये क्या होगा, n का मान, l, m और h का मान। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है आपका, 2s में है। s के सामने कौन सी संख्या है, 2, तो सामने में जो संख्या है वो क्या होगा, n का मान होगा। क्लियर? अब देखो, अब n का मान 2 होता है तो l के कौन कौन से मान आते हैं, l के कौन कौन से मान आएंगे, l के 2 मान आएंगे, 0 और 1। ये हमने पढ़ा है। अब ये 2 मान क्यों है, 2 मान क्यों है, क्योंकि देखिए ये कहाँ पे है, ये इलेक्ट्रॉन, चौथे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, 2s, 2। ठीक है, 2 मतलब दूसरा कोष, ये दूसरे कोष में है इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे दूसरे कोष में है इलेक्ट्रॉन। अब दूसरे कोष में 2 उपकोष है, 2 उपकोष है, एक 2s है और एक 2p है। ठीक, तो 2s है तो इसके लिए एक मान होगा, इसके लिए एक मान होगा, इसलिए यहाँ पे 2 मान लिखा है। अब हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, s में है, तो इलेक्ट्रॉन हमारा s में है तो s के लिए कौन सा मान होता है, 0, और 1 होता, p में होता तो क्या मान होता, 1। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, s में है, तो ये हमारा हट जाएगा। ठीक है, l का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। और जब l का मान 0 है तो m का मान भी 0 होगा। और s का मान क्या हो जाएगा, देखो ये चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, नीचे की ओर दिख रहा है, मतलब घड़ी के उल्टा घूम रहा है, और जब उल्टा घूम रहा है तो इसका मान हो जाएगा ऋण 1/2। ठीक है, इस तरीके से। अब उसके बाद हम देख लेते हैं छठवां इलेक्ट्रॉन कहाँ है हमारा, 6th इलेक्ट्रॉन, छठवां इलेक्ट्रॉन, इसका ले लेते हैं m, n, m और s। देखिए अब छठवां इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, मैं पहले बताया छठवां इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा। देख लीजिए, ये 4 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां और ये 8वां। क्रम कैसे निकालते हैं, भरने के आधार पर, जो पहले भरा उसको हम पहले नंबर देंगे, पहले ये भराता है, फिर ये भराता है, फिर ये भराता है, और लास्ट में भराता है ये। ठीक, तो ये लास्ट में भराता है इसलिए लास्ट इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये 6वें नंबर पे भराया इसलिए छठवां इलेक्ट्रॉन, तो ये होगा हमारा छठवां इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको ये मैं थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूँ, है ना, ऐसा बाहर नहीं निकालना है, आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको बाहर निकाल के लिख रहा हूँ। तो ये होगा छठवां इलेक्ट्रॉन। अब छठवां इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है हमारा, छठवां इलेक्ट्रॉन है 2p में, तो n का मान क्या हो जाएगा, 2। ठीक, अब n का मान 2 है तो l का मान क्या होगा, 0 और 1 होगा। ठीक है, ये तो हम जानते हैं कि n का मान यदि 2 तो l का मान क्या होगा, 0 और 1, 2 मान हो गए। अब फिर से यहाँ आ जाइए, तो यहाँ पे देखिए n का मान 2 है, मतलब इसमें क्या होंगे, 2 उपकोष होंगे, 2s और 2p। ठीक है, ये लिखा हुआ था ना, ये लिखा रहता है, अभी नहीं लिख रहा है, ये 2s और 2p, इस तरह से 2 उपकोष यहाँ पे पहले भी हम देखे थे। तो अब इन्हीं दोनों के लिए 2 मान दिया गया है। अब यहाँ देखिए हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, हमारा इलेक्ट्रॉन है p में, मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन इसमें है, यहाँ पे 2 सब सेल थे, तो हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं है, हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, 2p में है। तो इसके लिए क्या मान होता है, तो इसके लिए जो मान होता है वो होता है 1। ठीक, 1 होता है, इसलिए हम ये 0 को छोड़ देंगे और l का मान क्या होगा, सिर्फ 1 मान हम लेंगे। ठीक है, तो l का मान हमारा हो गया 1। चलिए यहाँ लिख देते हैं फिर से, ये हो गया 1। अब l का मान 1 है तो m का मान क्या होगा, तो m का मान, जैसे l का मान 1 है तो m का मान क्या होता है, कैलकुलेशन में हम जान रहे हैं, ये हो जाएगा -1, फिर 0 और +1। ठीक, इस तरह से 3 मान होते हैं। अब m का 3 मान है, मतलब p में कितने कक्षक होंगे, 3 कक्षक होंगे। जैसे हमने शुरू में देखा था, इलेक्ट्रॉन कहाँ है हमारा, 2p में। अच्छा, यही से देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ है हमारा, 2p में है, और 2p में देखिए 3 कक्षक हैं, 1 2 3 डिब्बे बने हुए हैं। ये 3 डिब्बे क्या दर्शा रहे हैं, 3 डिब्बे तीनों कक्षकों को दर्शाते हैं। ठीक, तो अब
ये जो तीनों डिब्बे के लिए अलग अलग वैल्यू होती है, जैसे इसके लिए होगा -1, ये होगा 0 और ये होता है +1। ठीक है, अब हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ है देखिए, तीनों में कहाँ पे है हमारा छठवां इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, ये छठवां इलेक्ट्रॉन और छठवां इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा, यदि हम इसको नाम भी दे देते हैं, चलिए ये होगा px, ये होगा py और pz। तो छठवां इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, py में है, और py का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे हम बाकी को दोनों को छोड़ देंगे और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 क्यों हुआ, क्योंकि p y में था, यदि p z में होता तो यहाँ पे मान क्या होता, +1, यदि p x में होता तो m का मान यहाँ पे -1 हो जाता। ठीक, इस तरह से m का मान क्या हो गया, 0। अब s का मान क्या होगा, तो देखिए ये जो छठवां इलेक्ट्रॉन है ये कैसे घूम रहा है, ऊपर की ओर घूम रहा है, तो इसका मान हो जाएगा (1/2)। ठीक, ये इस तरीके से। ठीक है, अब एक और हम ले लेते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन। चलिए यहाँ पे बना देते हैं हम लास्ट इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, n, l, m और s का मान। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन भी ये हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, अंतिम इलेक्ट्रॉन है आपके 2p में, तो n का मान हो जाएगा 2। ठीक है, और n का मान 2 है तो l का मान क्या होगा, 0 और 1। अब दोनों में से हम कौन सा लेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हमारा p में है, तो ये 0 हट जाएगा, हम एक ही मान को लेंगे, कौन सा, 1। अब l का मान 1 है तो m का मान फिर क्या हो जाएगा, -1, 0 और +1। ठीक है, अब देखिए हमारा जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है ये हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा, और अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पे है, px में है, px, और px का वैल्यू क्या होता है, -1। तो हम ये बाकी को हटा दें यहाँ से, और वैल्यू क्या हो गया हमारा -1। और लास्ट में क्या है, s। तो s के लिए देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, कैसा घूम रहा है, उल्टा, नीचे की ओर है मतलब उल्टा घूम रहा है, और उल्टा घूम रहा है मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया, -1/2। ठीक, तो ये हो गया आपका पहला, चौथा, छठवां और अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या है। तो इस तरह से हम क्वांटम संख्याओं को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ उदाहरण हम और ले लेते हैं। तो कभी कभी क्या करता है, किसी परमाणु को नहीं देता, वो पर्टिकुलर किसी एक कक्षक को ही दे देता है। ठीक है, किसी एक कक्षक को ही दे देता है और उसमें से पूछता है कि इसकी क्वांटम संख्या निकालिए। तो ये कैसे होता है उसको देखते हैं। तो चलिए, जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक कक्षक दे दिया, मान लीजिए 3d7। ठीक है, 3d7। अब इस 3d7 में मान के चलिए कि जो छठवां इलेक्ट्रॉन होगा, उस छठवें इलेक्ट्रॉन का हमको निकालना है क्वांटम संख्या। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि 3d7 एक कक्षक दे दिया गया और इस 3d7 में जो छठवां इलेक्ट्रॉन होगा उसका हमको निकालना है क्वांटम संख्या। ठीक, अब ये कैसे होगा, तो 3d7 है तो इसके लिए कैसे करेंगे, तो देखिए पहले ही क्या है, डी कक्षक है, तो डी सब सेल है, तो डी सब सेल जो है 5 कक्षकों में बटा होता है, ऐसा 1 2 3 ये 5 कक्षक। ठीक, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, टोटल इलेक्ट्रॉन है 7, तो ये सातों इलेक्ट्रॉनों को भर दीजिए। तो कैसा भराएगा, ठीक है, पहले बताया था वुंड के नियम अनुसार, मतलब सब में एक एक भरेगा, उसके बाद एक्स्ट्रा बच गया तो जोड़ी बनेगा, है ना, मतलब ये पहला, और उसी के हिसाब से नंबर भी होगा हमारा। तो हमको देखना है कि छठवां इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा। तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, और सातवां इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, ये 7वां। ठीक है, तो हमारा छठवां इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, ये होगा हमारा छठवां इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब अभी आपको गड़बड़ नहीं करना है। मान लीजिए छठवां इलेक्ट्रॉन बोल दिया तो 2 ये 2 4 और 2 6, तो ये छठवां है, ऐसा। ठीक है, ये जो है आपका, ये छठवां इलेक्ट्रॉन नहीं है, आपका छठवां इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये आपका छठवां इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्योंकि जिस क्रम में हम भरते हैं उसी क्रम में उनको नंबर्स देते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना है आपको। तो छठवां इलेक्ट्रॉन हमारा ये होगा, है ना, 2 2 4 5 और ये 6, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, ये पूरी तरह से गलत है। तो चलिए, ये छठवां इलेक्ट्रॉन हमारा निकल गया। तो अब ये जो छठवां इलेक्ट्रॉन, चलिए इसको मैं फिर से थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, है ना, ये हमारा है छठवां इलेक्ट्रॉन। ठीक, फिर से बोल रहा हूं, आपको अंदर में ही बनाना है, मैं दिखाने के लिए बस उसको बाहर ऐसा हाईलाइट कर रहा हूं ना। ठीक है, या आप चाहें तो एग्जाम में जैसे दे रहे हैं तो उसको कुछ अलग पेन से या अलग कलर से थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हो दिखाने के लिए, ऐसा कर सकते हैं।
तो अब इसका बनाने के लिए देखिए क्या करना है, तो n, l, n और s इनका वैल्यू क्या क्या होगा देखिए। तो n का वैल्यू क्या होगा, तो जो कक्षक हमको दिया गया है वो कौन सा है 3D, तो n का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब n का मान 3 है तो l का मान क्या हो जाएगा 0, 1 और 2, इसके 3 मान निकलते हैं, है ना, क्वांटम संख्या में हमने पढ़ा है। तो अब मान के चलिए देखिए कक्षक कौन सा है, d कक्षक, ठीक। तो ये जो 3 मान है, 0 किसके लिए होता है s के लिए, 1 किसके लिए है p के लिए और 2 किसके लिए होता है d के लिए, और हमारा कौन सा कक्षक दिया गया है यहाँ पे d कक्षक दिया गया है। तो ये दोनों को आप हटा दो, ठीक, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन d कक्षक में है इसलिए l का वैल्यू 2 होगा, 0 और 1 वहां पे हट जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद m का मान, तो अब देखो l का मान कितना हो गया, l का मान 2 है तो m का मान क्या होता है, m का मान होगा -2, -1, 0, +1, +2, ठीक है, इस तरीके का होता है ना। तो अब देखिए अब ये पांचों मान क्या है, जो पांचों कक्षकों के लिए होता है, तो इनको आप यहाँ पे रख दीजिए। इसका मान होता है -2, इसका -1, इसका होता है 0, इसका +1 और इसका होगा +2, ठीक है। अब देखिए हमारा छठवां इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, तो इसमें है, ठीक। छठवां इलेक्ट्रॉन कौन सा है, इधर से हम यदि गिनती करेंगे तो जो पहला कक्षक पड़ रहा है उसमें है, तो उसके लिए मान क्या है -2, इसका मान क्या है -2। यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है तो क्या मान होता, -1 होता, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है तो क्या होता, +2 होता। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये सब हट जाएगा और क्या हो जाएगा, इसका मान -2, ठीक। अब उसके बाद देखिए s स्पिन कैसा हो रहा है, नीचे की ओर हो रहा है, मतलब घड़ी के उल्टा हो जाएगा और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -1/2, ठीक। तो इस तरह से पर्टिकुलर किसी एक कक्षक को दे दिया है तो हमको इस तरह से उसके क्वांटम नंबर को निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, क्वांटम संख्याओं के मान दिया रहता है, ठीक, क्वांटम संख्या के चारों क्वांटम संख्या का मान दिया रहता है और वहां पे ये पूछता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस कक्षक में होगा, उसकी स्पिन क्या होगी, वो किस ऑर्बिटल में होगा, उसको आप ढूंढिए या निकालिए, ठीक है। तो इसको हम कैसे करते हैं, तो इसके लिए देखिए बहुत सिंपल वे है कि आप इन मानों को ध्यान से देखते जाइए। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या है 3 है, सॉरी n का मान कितना है 3, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, इस तीसरे कोश में कहीं होगा, इस तीसरे कोश में कहीं होगा। अब ये तीसरे कोश में 3 उप कोश है 3s 3p 3d, तो इन तीनों में से एक हो सकता है। तो अब इन तीनों में से एक कैसे होगा वो हमको कैसे पता चलेगा, तो वो हमको बताएगा l, क्योंकि उपकोश का जो आकार होता है वो l बताता है, हमने पढ़ा है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो उपकोशों के बारे में कौन बनाएगा, l, ठीक। अब l का मान 1 है और 1 किसके लिए होता है, 1 होता है p कक्षक के लिए, 1 होता है p कक्षक के लिए, मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, ठीक है। l का मान 1 है इसलिए हमने ले लिया p और n का मान 3 है इसलिए हमने ले लिया 3p, मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, हमारा इलेक्ट्रॉन इस 3p में है, ठीक है, जिसका ये क्वांटम नंबर है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए अब जो p होता है, अब ये जो p है इसमें 3 कक्षक होते हैं, इस तरह से 3 कक्षक होते हैं, है ना। और इन तीनों कक्षक को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं px, इसको हम बोलते हैं py, ठीक, और इसको हम बोलते हैं pz। और इसके लिए मान क्या होता है, px के लिए मान होता है -1, इसके लिए मान होता है 0 और z के लिए मान होता है +1, ठीक। तो अब आप देखिए कि m का मान क्या है, m का मान है 0, ठीक है, m का मान क्या है 0, मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, py में होगा। यदि -1 होता है m का मान तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, यहाँ पे। यदि +1 होता है तो यहाँ पे होगा। m का मान 0 है मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है, py में होगा। और s को देखिए, s का मान क्या है -1/2, मतलब कैसा घूम रहा है, उल्टा, तो इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, ये इस तरीके से, ठीक। कहाँ है हमारा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे है, उल्टा घूम रहा है। तो इसी इलेक्ट्रॉन की है ये चारों क्वांटम संख्या। तो हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, इसको हम लिख सकते हैं, हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, तीसरे आवर्त में है, p सब सेल में है और p सब सेल के py कक्षक में है, ठीक है, ये इस तरह से। तो ये बता रहा है कोश को, ये उपकोश को, ये कक्षक को, है ना। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, 3py में है, ये y, ठीक। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं क्वांटम संख्याओं को।
तो ये हो गया आपकी चारों क्वांटम संख्याएं और कुछ प्रश्न भी हमने देख लिए कि कैसे हम उनको कैलकुलेट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं और खास करके तो कंपटीशन एग्जाम में और ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।